Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? साउंड बंद था। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। लिखिए। आज हम लोग HCF और LCM वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एस्टिमेशन बनाना है मुझे अभी। एस्टिमेशन बनाना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सिलेबस तो मैं उसका नहीं लिया हूँ। बताओ, शुरुआत करना है। बात तो उनसे मेरी हुई नहीं है। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, पढ़ लो। देखो, एस्टिमेशन का लिटरल मीनिंग है यू हैव टू एस्टिमेट समथिंग, ठीक है? एस्टिमेशन जो होता है ये पूरा एक थ्योरी है, एस्टिमेशन थ्योरी, ठीक है? और इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, यू हैव टू एस्टिमेट समथिंग। जैसे मान लो घर से आप निकले हो, आपका टोटल एक्सपेंस एक दिन का, पूरे दिन का क्या होने वाला है, आप क्या करेंगे? कुछ जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ प्लान करोगे। इतना ऑटो फेयर देने वाले हैं, इतना ये करने वाले हैं, इतना का नाश्ता करने वाले हैं, इसका पेन खरीदने वाले हैं, इसका कॉपी खरीदने वाले हैं, कुछ भी। तो आप टोटल सम कितना एक्सपेंस करने वाले हो, 100 रुपीज आप सोच के चलते हो, ठीक है? तो ये जो सोच के आप चल रहे हैं ये कहाँ से आया है? कुछ ना कुछ आपके पास बेसिक क्राइटेरिया था कि मेरा एक्सपेंसेस इस फील्ड में जाता है, मेरा एक्सपेंस ऐसा हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है? ये है एस्टिमेशन। अब होता क्या है एस्टिमेशन में कि जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी एग्जैक्टली हो सकता है उतना ही एक्सपेंस हो, और कभी कभी हो सकता है उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, लेकिन एग्जैक्टली उतना होने वाला जो केस है वो बहुत ही रेयर है। आपने 100 रुपए सोचा और 100 रुपया सिर्फ एग्जैक्टली 100 रुपए का 100 रुपया खत्म हो रहा है, इतना होना एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है, समझो। मैक्सिमम केस में जैसे आपने सोचा मैं 90% मार्क्स ला रहा हूँ, ये भी एक एस्टिमेशन ही है। जो आप उसी का प्लान, स्टडी प्लान करेंगे, जो भी सोच रहे हैं उसके हिसाब से 90% आप सोच रहे हैं। हो सकता है आपका 90% मार्क्स सोचा है तो एग्जैक्टली 90% आने का चांसेस बहुत ही कम होगा। हमेशा कभी भी सोच लेना कि जितना आप सोच रहे हो ना एग्जैक्टली उतना आने का चांस रेयर होता है, रेयरली पॉसिबल। कभी भी इससे ज्यादा भी ले आ सकते हो सकता है 90 सोच लो 95 ले आओ, हो सकता है 89 ले आओ, हो सकता है कि 9.99 तक ले आओ, लेकिन एग्जैक्टली 90 नहीं पहुंच, ठीक है? तो एस्टिमेशन थ्योरी में यही चीज होता है। यहाँ पे एस्टिमेशन थ्योरी स्टॉप करते हैं, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ पढ़े होते हैं। मान लो हम कुछ सोच रहे हैं, जो सोच रहे थे वो है ये एग्जैक्ट उतना एक्सपेंस हुआ, और यहाँ पे टर्म लिखते हैं एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लीजिए एक्सपेंस का ही लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 100। ये जो है ये हम लोगों ने सोचा था वो उतना टर्म है, ठीक है? ये सोच रहे हैं तो किसके बेसिस पे सोच रहे हैं? एक्सपेक्टेशन वर्ड यहाँ लगाने का मतलब है ये एवरेज एक्सपेंस इतना होगा। 100 रुपया हम सोच के चल रहे हैं तो आसपास उतना ही खर्च होता था जिसके बेसिस पे हम इतना बता रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अब देखो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में हमेशा डिफरेंस होता है। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है, कुछ प्लान किया है कि हमारा एक्सपेंसेस ऐसा होगा, कुछ भी पर्टिकुलर इवेंट का सोच लो, लाइफ का ही सोच लो, तो एग्जैक्टली जो सोच रहे हो वैसा ही लाइफ, ये हमेशा बहुत ही कम चांस होता है। तो ये जो टर्म ई यहाँ पे लगा होता है दैट इज फॉर एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन हम जो भी निकालते हैं वो एक एवरेज होता है कभी भी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी
या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जी समझ लो कोई पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम होगा ये कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फी जो है वो इतना है, जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा मान लो वो फी है सपोज 110, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस, अब ये जो टर्म है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे टर्म z से, जो कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस बताता है, ठीक है। रियलिटी एक्सपेक्टेशन ये दोनों का डिफरेंस। अब एक चीज देखो, डिफरेंस हमेशा कभी तो कभी वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस एक्सपेक्टेशन भी पड़े होंगे और वेरिएंस भी पड़े होंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या बताता है, एवरेज ओवरऑल क्या हो रहा है, और वेरिएशन क्या बताता है उसमें जो डिफरेंसेस होगा। जैसे मान लो ये जो हम एक्सपेक्टेशन रखे थे एक दिन का एक्सपेंस है, वो एक दिन का हो सकता है तो पूरे महीने का निकालेंगे, उसके बेसिस पे ही निकल रहा है। और पूरे महीने में हर दिन 100 रुपया खर्च हुआ होगा ऐसा तो हुआ नहीं होगा, तो क्या होगा, किसी दिन ज्यादा होगा किसी दिन कम होगा, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, ऐसा टर्म हो सकता है। तो जो टर्म वो इंक्लूड करता है वो क्या हो जाता है, वेरिएशन। अब एक चीज बताइए, कभी भी वेरिएंस जो टर्म है, वेरिएशन को हम लोग हमेशा मैक्सिमम केसेस में ना एरर लेते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डिफरेंस कहीं ना कहीं एरर है। जैसे मान लो क्लास में सबको एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबका मार्क्स एग्जैक्टली एक तो आता नहीं है, सबका मार्क्स डिफरेंट आता है। तो वो मार्क्स डिफरेंट क्यों आ रहा है, उसका बहुत सारा रीजन है। हो सकता है बच्चा पढ़ ही नहीं रहा हो सकता है उसने क्लास ही नहीं किया हो, बहुत सारा फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। अब ये जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन जो है पूरा का पूरा मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इस वेरिएशन को हम कंसीडर करते हैं कि एरर है। क्यों, क्योंकि सबका मार्क्स तो अगर सबको एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो लॉजिकली तो सबका मार्क्स एक जैसा आना चाहिए, लेकिन वो एक जैसा आ नहीं रहा है। और एक जैसा नहीं आ रहा है उसी में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, और जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है हम उसी को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वो एरर है। लेकिन सारा का सारा डिफरेंस जो है वो एरर को कंसीडर नहीं किया जा सकता। डिफरेंसेस एरर की वजह से डिफरेंसेस होंगे ये जरूरी है, ये हो सकता है और ये 90% केसेस में हो सकता है, लेकिन सारा का सारा डिफरेंस एरर ही हो अगर हम ये कंसेप्ट करते हैं तो लॉजिकली हम करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनहेरेंट भी कुछ डिफरेंस होता है। और डिफरेंसेस का सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये भी मान सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी क्या है, 7 अरब से भी ज्यादा है ना। और सब जितने भी लोग हैं सबके पास वही 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, मुंह है, सबका वही कंपोजिशन है, लेकिन सबका फेस एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी का भी आइडेंटिकल फेस आपको नहीं मिलेगा, सिमिलरिटी दिखेगी, बहुत सिमिलर दिखेगा, हो सकता है 99% सिमिलरिटी आपको दिख जाए, लेकिन फिर भी 1% डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो इतना डिफरेंस सोचो, उतना आबादी है और उतने लोगों का फेस सबका डिफरेंट है, कितना ज्यादा वेरिएशन है नेचर में तुम सोच सकते हो। तो वेरिएशन नहीं हो ये पॉसिबल ही नहीं है, और वेरिएशन होगा तो पूरा का पूरा अब इसी से समझ सकते हैं वेरिएशन तो होगा ये श्योर है, और सारा का सारा वेरिएशन एरर भी नहीं होगा ये भी पॉसिबल है। तो जब वेरिएशन हम कंसीडर करते हैं मैथमेटिकली तो मैक्सिमम केसेस में ये पूरा का पूरा ये मानते हैं कि जो एरर की वजह से वेरिएशन आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो वेरिएंस है वो एरर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं देखो क्या क्या कर रहे हैं हम। पहले हमने लिया ये कि जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा, ईटी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, डिफरेंस ऑफ दीस टू, इन दोनों में डिफरेंस तो हमेशा रहेगा और वही डिफरेंस हमें एस्टिमेट करना है, क्योंकि रियलिटी और एक्चुअल जो भी हम क्या एक सपना देख रहे हैं और रियलिटी में जो हमको मिल रहा है वो केस, तो वो दोनों में जो डिफरेंस है वही एरर कंसीडर होगा। और ये जो टर्म हम वेरिएशन ले रहे हैं वो पूरा का पूरा वेरिएशन था, वो एरर नहीं था, लेकिन कुछ वेरिएशन का पार्ट है वो एरर है।
तो उसको हम अंडर रूट वेरिएंस टर्म लिखते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऑफ वेरिएंस जो है वो एरर। इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है? समझ आया क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, डिफरेंस ऑफ दीज टू, अंडर रूट वेरिएंस। अब ये सारा जो कैलकुलेट होता है उसको हम जेड कैलकुलेटेड बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ये जो जेड कैलकुलेटेड है वो हमको डेटा से मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन हमें पता चलेगा कहां से, आपने मार्क्स कितना सोचा था, आपको मिला कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस कम है तो आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब आपने जो सोचा था वो ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। और ये चीज हम रिजल्ट दे रहे हैं वेरिएशन वाला, इसमें ये भी टर्म इसका भी पार्टिसिपेशन है तो ये भी ले रहे हैं। इन सब के कंपोजिशन से जेड कैलकुलेटेड मिलता है। और यही चीज यहाँ पे जैसे टेबल, एस्टिमेशन थ्योरी में एक टेबल भी मिलता है आपको, कैलकुलेटेड टर्म में मिलेगा, जो कि z टैबुलेटेड वैल्यू देगा, ठीक है? z का टैबुलेटेड वैल्यू मिलेगा। अब z का टैबुलेटेड वैल्यू जब देखोगे आप तो इन दोनों में कंपेयर करना होता है, ठीक है? ये टैबुलेटेड होगा जो हम लोगों को बताता है कि ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम कितना डिफरेंस होगा तब हम उसको अलाउ कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। कितना डिफरेंस है तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस जिसको बोला जा सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबने पढ़ाई की, सबका एग्जाम दिया, सबका मार्क्स आया, मार्क्स में 5 मार्क्स का डिफरेंस है, 2 मार्क्स का डिफरेंस है, तो क्या वो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है कि इतना वेरिएशन तो हो ही सकता है। अब किसी का मार्क्स 90 आया है, किसी का मार्क्स 10 आया है, तो ये तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और वो कंसीडरेबल है कि ये डिफरेंस ऑब्वियस दिख रहा है कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो वो एक्सेप्टेबल वेरिएशन है या नहीं। जैसे मान लो अगर एग्जाम आप देते हो 90% आप मार्क्स सोच रहे हैं और आपको 92% मार्क्स आ गया, ठीक है? तो ये डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या कंसीडर करेंगे? ये जो हमारा मार्क्स है जितना एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट उतना हमें मिल गया, अगर आपको आता है 80 भी आता है तब भी इसको डिफरेंस नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सोच रहे हैं कि 90 आया है 50% मार्क्स, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो यही चीज हमें जो एक्चुअल पूरा एस्टिमेशन थ्योरी का जो स्टोरी है वो ये है, हमें एस्टिमेट करना होता है इस वैल्यू को, ठीक है? और ये एस्टिमेशन और रियलिटी का डिफरेंस के बेसिस पे हमें जजमेंट भी देना होता है कभी-कभी, तो उसके केस में हम z टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसका हम यहाँ हेल्प लेने वाले हैं। लेकिन हमारा पूरा एस्टिमेशन थ्योरी का जो टास्क है वो यही होता है कि आप एस्टिमेट करेंगे वैल्यूज कैसे लाना है, क्या कर रहे हैं और किसके बेसिस पे एस्टिमेशन करना है। जैसे आपके पास जितने भी डायमेंशन है सब कुछ, ये जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी होता है, एस्टिमेशन का जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी होता है। जितने सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल के केस में समझो जितने डायमेंशन है हर डायमेंशन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और हर डायमेंशन के बारे में कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्टेड टर्म्स निकालेंगे और उसके बाद ओवरऑल एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, जिसका हमें एस्टिमेशन में पूरा एस्टिमेशन थ्योरी का यही टास्क है। अब पूरा एस्टिमेट करो, कैसे कैसे एस्टिमेट करोगे, क्या तरीका है, वो सारा कुछ पढ़ना है और पूरा एस्टिमेशन थ्योरी वही होता है। अब देखो इस केस में यूज होता है कुछ टर्म्स, स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, पढ़ा है? पैरामीटर, स्टैटिस्टिक टर्म पढ़े हो? नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट वाला स्टैटिस्टिक नहीं, कुछ और होता है। जैसे देखिए पूरे पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को, जैसे मान लीजिए आप इसमें ये टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखो इसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जब जाओगे तो क्या है एस्टिमेशन, इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में कुछ ओपिनियन देना है। अब बताओ हर इंडियन से मिलके पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के कंडीशन में आप हैं? आपको इंटरनेशनल सेमिनार में कुछ बोलना है इंडियन के लिए, इंडियन के बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है, तो हर
हिंदुस्तानी से आप मिले हो, उनका ओपिनियन जाने हो और सारे ओपिनियन को आप जाके वहां एक्सप्रेस कर पाए, है पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पहले तो आप हर हिंदुस्तानी से मिलने के कंडीशन में ले लो, आधा जन्म तो ऐसे ही निकल जाएगा मिलने में, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, जब पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज होता है, जहाँ की आप सबको स्टडी नहीं कर सकते, यहाँ हर पॉपुलेशन से मिलना मतलब हर पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके ओपिनियन को समझ रहे हो, फिर आप उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी है एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हर हिंदुस्तानी से तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ तरीका होता है जिसके हिसाब से हम सबका कुछ कुछ ओपिनियन इंक्लूड कर दें और उसको एक्सप्रेस करें। अब इसके लिए बहुत सारा तरीका होता है, जैसे मान लो हर स्टेट से कुछ ले लो, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोगों से मिल लो, हर डिस्ट्रिक्ट से मिल सकते हो बहुत ज्यादा जाना है तो, या फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे करके ले लो कुछ क्वेश्चन। तो आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कुछ ईस्टर्न रीजन से ले लीजिए, कुछ वेस्टर्न से, कुछ मिडिल वाले पोर्शन से ले लीजिए, साउथ से ले लीजिए, कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले से ले लीजिए, ऐसा करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और ज्यादा डीप स्टडी करना है तो स्टेट वाइज ले लो, हर स्टेट से कुछ 2-4 कैंडिडेट को ले लो। और ही ज्यादा डीप पे जाना है तो जितना जिला है सारे डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन को ले लो, हर 2-4 इंसान से मिल लो, हर शहर से मिलना चाह रहे हो और भी ले लो, जितना डिटेल जा सकते हो, लेकिन उतना टाइम होगा तब ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन में हम जितना भी डीप चले जाएं, हम 100% पॉपुलेशन को कभी भी स्टडी नहीं कर रहे। जब हम 100% पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे तो देयर इज अ 99% चांस कि आप एरर कमिट करेंगे, क्योंकि हर किसी के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जिससे हम मिले हैं उसके बेसिस पे उस एंटायर पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिसका ओपिनियन उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो हम 100% तो एक्यूरेसी है नहीं हमारे पास। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मान लो बगल वाले क्लास में 20 लोग हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट बगल वाले क्लासरूम में बैठा हुआ है। अब बाहर एक एक करके सब बाहर आ रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं आपने देखा 20 में से 19 लोगों को आपने देखा है कि 19 जो कैंडिडेट क्लास से बाहर आया है उस सारा का सारा बॉय है, ठीक है। अभी भी क्या 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं तो एक स्टूडेंट क्लास में है वो बॉय ही होगा? नहीं बोल सकते हो। जब 20 में से 19 ऑब्जर्वेशन को आपने देखा है उसके बाद भी आप 90% या 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ 50% के साथ बोल सकते हैं कि उसमें जो भी होगा वो बॉय होगा, तब आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, इवन 10% पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं या फिर उतना भी नहीं कर रहे हैं, तो आप 100% श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं कि जो आपने ओपिनियन लिया है वो 100% करेक्ट? नहीं बोला जा सकता। तो एस्टिमेशन थ्योरी में जो भी हम एस्टिमेट करते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर ही नहीं सकते अब उसके लिए कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो भी एस्टिमेट करेंगे और जो भी रियलिटी होगा उन दोनों में हमेशा डिफरेंस होगा, हमेशा डिफरेंस होगा। बस ये देखना है कि वो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो आप जो भी ओपिनियन कंसीडर करके निकाले हो वो गलत है, और अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट होने का मतलब नोटिसेबल है, अगर वो नोटिसेबल डिफरेंस है तो आपका जो भी कंक्लूजन है दैट इज रॉन्ग। अगर वो कंक्लूजन नोटिसेबल नहीं है तो फिर आप जो कंक्लूड कर रहे हो उसको हम सही मान के चल सकते हैं, सही मान के चल सकते हैं। सही है 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते, लेकिन मानकर चला जा सकता है, यही एस्टिमेशन थ्योरी होता है। अब इसमें होता क्या है, पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ जजमेंट निकालो, ठीक है। अब इसमें हम मान लो पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिए, बिहार के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना है, तो बिहार का जो पॉपुलेशन है उसको मान लो यहाँ पे जो पूरे पॉपुलेशन का जो ओपिनियन होगा उसको हम θ1 कहेंगे, और जो आपने निकाला है उसको x1 बार कहेंगे। ये डिफरेंस है, देखो क्या
ये जो टर्म है जो आप स्टडी किए हो, जो पॉपुलेशन आप स्टडी किए हो, जिस पार्ट को आप स्टडी किए हो, ये वो है। और ये पूरा इंटायर पॉपुलेशन है, ये पूरे बिहार का ओपिनियन है और ये सिर्फ उसका ओपिनियन है, उस ग्रुप का ओपिनियन है जिसका आपने स्टडी किया। ठीक है, अब इसी टर्म को, ये जो टर्म है इसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सब्जेक्ट एस वर्ड लगा दोगे तो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एस नहीं लगेगा, तो स्टैटिस्टिक। और ये जो टर्म है दैट इज पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर है और ये स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक को डिफाइन किया जाता है, स्टैटिस्टिक इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर जो मेजर ऑफ, जो कि हम सैंपल के लिए स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, जो इंटायर पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक इज अ statistical measure of sample. Parameter is a statistical measure of population. पूरे population को लेंगे तो हम parameter word इस्तेमाल करेंगे, और ये जब भी इसका नोटेशन होगा तो ग्रीक लेटर्स होता है ना, म्यू, सिग्मा, थीटा, डेल्टा, ये सब होगा। और ये हमेशा जो होगा स्टैटिस्टिक का x1 बार जो मीन सिंपली लेते हैं वो सिग्मा स्क्वायर लो या फिर एस स्क्वायर पढ़ते हैं, अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। एस स्क्वायर पढ़ा है, एस स्क्वायर नहीं, नहीं एस स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर ये है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन का आइडेंटिटी वो बता रहा है, और स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं तो वो सैंपल की आइडेंटिटी बता रहा है। पूरे जैसे कॉलेज का ही बात करें तो पूरे सीनियर कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ओपिनियन इसमें आ जाएगा पॉपुलेशन में। आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक लिखोगे इस चीज को, लिख दीजिएगा एस्टिमेशन थ्योरी। In estimation theory, we estimate the population parameter. We estimate the population parameter with the help of sample statistic. We estimate the population parameter with the help of sample statistic. Here, sample statistic, this one. In entire estimation theory, our task is, in entire estimation theory, our task is how to use the sample information, to get some idea, about the entire population, लिखिएगा फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक, ये स्टैटिस्टिक एस वर्ड मत लिखना, मैक्सिमम लोग स्टैटिस्टिक पे एस लगा लेते हैं। एस लगा दिया देन दैट मींस दैट इज द सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक लिखना है, एस नहीं लिखना। स्टैटिस्टिक, the statistical measure of sample
ये सबसे रिलेवेंट और सबसे बेस्ट डेफिनेशन हो सकता है. The statistical measure of sample is known as statistic. The statistical measure of sample is known as statistic. Okay? Example में डाल दीजिएगा. x1 बार x2 बार नहीं होगा. x1 बार सब देख लो. s स्क्वायर एक स्मॉल s स्क्वायर भी होता है. ये इतना डालो. तुम भी डाल सकते हो. r1 भी डाल सकते हो. ठीक है. ये सारा जो है. अब मैंने एक वर्ड लिखाया है स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल. सैंपल तो समझ में आ गया क्या है. पूरा पॉपुलेशन जो है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो हमारा सैंपल है. चाहो तो लिख लो सैंपल भी क्या है. सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखाया है ना स्टैटिस्टिकल मेजर. देखो स्टैटिस्टिकल मेजर वो सारे टर्म्स हो जाते हैं जो कि आप स्टैटिस्टिक में डेटा के लिए कैलकुलेट करते हैं. जैसे देखो मीन निकालते हो वो स्टैटिस्टिकल मेजर है. मीडियन वो भी स्टैटिस्टिकल है. लेकिन कब निकाल रहे हैं मीन. मीन जब हम सैंपल का निकाल रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल हो जाएगा. वही मीन अगर पूरे पॉपुलेशन के लिए निकाल रहे हैं तो वो पैरामीटर हो जाएगा. ठीक है. तो मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन और ये s और s1 जो s2 है, ये कैपिटल S स्क्वायर और स्मॉल s स्क्वायर है, वो वेरिएंस होता है. वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालते हैं. ठीक है. तो अगर ये निकाल रहे हैं तो वो सारा का सारा जो होगा स्टैटिस्टिक बोला जाएगा. और क्या बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स आर क्या है. जितना भी टर्म्स मीन, मीडियन, मोड जो बेसिकली हम लोग निकालते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो कुछ भी निकाल रहे हैं स्टैटिस्टिकल है. स्टैटिस्टिकल मेजर्स मींस जो भी आप स्टैटिस्टिकली डेटा के साथ कैलकुलेशन करते हैं और जो कंप्यूट करके लाते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज. अगर वो सैंपल के लिए आ रहा है देन दैट इज स्टैटिस्टिक. और वही अगर पॉपुलेशन के लिए आ रहा है तो पैरामीटर. पैरामीटर का डिफाइन कर लो, लिख लो पैरामीटर. The statistical measures of population. The statistical measures of population are known as parameter. Are known as parameters. The statistical measures of population are known as parameter. Example डाल दीजिए. थीटा, म्यू भी डाल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी डाल सकते हो, म्यू भी डाल सकते हो. थीटा 1 म्यू भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पे रो भी लिख सकते हैं. रो समझ आया कुछ कि नहीं. नहीं नहीं समझ आया कुछ. आ गया. चलो स्टैटिस्टिक सैंपल का जो भी होगा वो, पॉपुलेशन का जो भी होगा वो पैरामीटर. एस्टिमेशन थ्योरी में हम लोगों को करना क्या है, जो भी सैंपल है. अब देखो यहाँ पे एस्टिमेशन थ्योरी में बहुत सारे केसेस में मैंने अभी लिखवा दो कि आपका पैरामीटर जो है वो क्या है, पॉपुलेशन का भी जो टर्म आ रहा है वो पैरामीटर है. लेकिन मैक्सिमम केसेस में पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी निकालना ही पॉसिबल नहीं है. निकाल ही नहीं सकते. अब क्या करना होता है हमें. मान लो पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास, उसमें से हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया x1 x2 इस तरह से xn. ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन है. जैसे आपके क्लास का ही डेटा ले लें. टोटल 30 स्टूडेंट्स है, 32. मैंने सबका डेटा नहीं मिला मुझे. 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है और इस 10 स्टूडेंट के बेसिस पे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके एंटायर क्लास का मार्क्स क्या है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालो. जो एवरेज आ रहा है, अब इस केस में होता क्या है कि इसके बेसिस पे जो निकालेंगे इसका मीन क्या होगा, x बार दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 तरह से पूरा x10. 10 स्टूडेंट का मैंने कहा है ये निकाल रहे हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. अब जो भी
आएगा वैल्यू। मान लो हम उसको एक क्षण बाद जो आया दैट इज सपोज 60 मार्क्स आया है, ठीक है। अब ये 60 मार्क्स जो आया है, आप 10 स्टूडेंट के बेसिस पे हम ये मार्क्स निकाल रहे हैं, पूरे क्लास का हमको निकालना है, तो हो सकता है ये 60 मार्क्स जो हम निकाले एग्जैक्टली वैसा ही पूरा पैटर्न, क्लास पैटर्न, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। और हो सकता है हमने ये जो कैलकुलेशन किया है, अगर पूरे क्लास का देखते हैं तो 70% आ रहा है और मेरा जो एस्टिमेशन आया है उसके हिसाब से 60% आ रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी ये वैल्यू ज्यादा भी हो जाता है, ओवर एस्टिमेट कर लेता है। जैसे मान लो क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट का मैंने मार्क्स सपोज यहाँ ले लिया, अब इसके हिसाब से जो भी हम ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं इसका 10 स्टूडेंट का मार्क्स, वो क्या होगा, ओवर एस्टिमेट कर देगा क्लास के मार्क्स को, क्योंकि पूरे के पूरे स्टूडेंट का मार्क्स नहीं है, टॉप 10 का मैंने लिया। अब उसके हिसाब से एवरेज 60 है और हो सकता है बाकी का मार्क्स कम है, तो वो जो होगा वैल्यू ओवरऑल एवरेज होगा वो नीचे चला जाएगा। हो सकता है मैंने जो मार्क्स लिया है वो सबसे कम जिसका मार्क्स आया है उसको ऐड कर लिया हो, रैंडमली ले रहे हैं ना, तो हो सकता है वैसे लोग अगर वो बाय चांस जिसका मार्क्स बहुत कम आया था, जब मार्क्स कम आया था सबसे लोएस्ट ग्रेड का हम 10 स्टूडेंट लिए हैं, तो बाकी के सारे का मार्क्स क्या है, ऊपर है, तो अगर हम उसको ऐड करते तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो मार्क्स हमें मिला है वो क्या है, कम मिला है, जो मार्क्स हमें कम मिला है तो वो क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेट कर दिया इस वैल्यू को। सो एस्टिमेशन में दो केसेस हो सकता है, या तो ओवर एस्टिमेट भी हो सकता है या तो अंडर एस्टिमेट हो सकता है, या तो अगर एग्जैक्टली अच्छा एस्टिमेशन, अगर एस्टिमेशन आपका अच्छा है, आपने करेक्टली सारा कुछ किया है, तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था अकॉर्डिंगली वही आ जाएगा। कभी कभी ऐसा देखिए हो आप लोग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ आप जो क्राइटेरिया निकाल रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, तभी आप ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, आपने सोचा है जितना उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकता है, मतलब आप एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर रहे हो, कभी कभी कम शो कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा जितना आपने सोचा है एग्जैक्टली उसी के रेंज में जा रहा है, ठीक है। तो दो तीन केसेस हो सकता है, जो ओवर एस्टिमेशन का केस है वो भी हेडक है हमारे लिए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमने जो कुछ भी क्राइटेरिया डिफाइन किया था और जो भी रिजल्ट ला रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ज्यादा शो कर रहे हैं। जैसे मान लो आप खर्च का पूरा हिसाब किताब लेके जाइए पापा के पास कि बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा हो गया और झूठ सच लिख लो लंबा चौड़ा लिस्ट, क्या होगा, पता चल जाएगा पापा को ये ओवर एस्टिमेशन कहीं ना कहीं है। कहीं कम शो करोगे ये भी हो सकता है। तो जब आपका एक्सेप्टेबल कैसे होगा, आपका जो भी डिसीजन है जो आपने एस्टिमेशन थ्योरी के बेसिस पे एस्टिमेट करके जो भी रिजल्ट दिया है वो कब एक्सेप्टेबल होगा, जब वो एग्जैक्ट उसी मैच कर रहा हो कहीं ना कहीं लेवल को, तब ना। ओवर एस्टिमेट कर दोगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अंडर एस्टिमेट करोगे तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। तो आवाज कट रहा है मैम आपका। डिसीजन उसका सही होता है, नेटवर्क इशू होगा, वो डिसीजन उसका एक्सेप्टेबल होगा जो कि एस्टिमेशन थ्योरी का क्राइटेरिया पूरा डिफाइन करके आप करेक्टली एस्टिमेट करके बताएं, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, इसमें ये भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है एस्टिमेशन थ्योरी में। मान लो बोल दिया गया है कि अभी इस बार जो रिजल्ट आया है थर्ड सेम का, वो रिजल्ट में 90% स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत अच्छा आया है, या फिर 90% एवरेज मार्क्स आया है, सपोज ये मान लो 90% एवरेज मार्क्स आया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इस बात को बहुत आराम से मान लेंगे और आजकल लोग मानते नहीं। 90% मार्क्स आया है, सपोज 90% मार्क्स आया है सीमेज के रिजल्ट का जो भी है 90% मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो है 6 ईयर का वो 90% है। अब कुछ लोग तो बहुत आराम से मान लेते हैं, जो कि पहले के जमाने में हमेशा होता था, किसी ने कुछ कह दिया तो मान ली, बात खत्म। लेकिन यहाँ आज के डेट में अब होता नहीं है, आपको हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि जो स्टेटमेंट कहा गया है वो कितना परसेंट करेक्ट और करेक्ट है भी या नहीं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, जो भी सेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें से कुछ रैंडम सैंपल ले लो, 10 20 50 स्टूडेंट अगर 100 हैं तो ले लो उसमें से 50 के आसपास सैंपल, या फिर 20 25 जैसे भी सैंपल्स ले लो, उस सैंपल का एवरेज मार्क्स निकालो। अगर वो एवरेज मार्क्स इसके अराउंड आ जाता है
वो इसके अराउंड डायरेक्टली हम नहीं देखते, वो इसके बेसिस पे देखते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले अभी बताए थे, इसके बेसिस पे देखा जाता है। ये निकाल लो और देखो ये वैल्यू, ये जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेटेड और जो टेबल में दिया रहेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये जो कहा गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें 90% मार्क्स आया है, वो सही है। तो इस तरह से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है स्टेटमेंट को और उसी के बेसिस पे रिजल्ट दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो मैंने 90% मार्क्स कह दिया, वो एक कुछ लोगों का सुन के कहा जा सकता है, या फिर वो चेक करके ही आपको बताया हो, या फिर किसी का होता है ऐसे ही बोल दिया, आप जाके क्रॉस वेरीफाई करना आपका काम, आप उसका जो भी है ऑथेंटिसिटी आप चेक करिए। तो ये चेक करने का काम भी एस्टिमेशन थ्योरी में होता है। ठीक है, किसी भी जजमेंट को क्रॉस वेरिफिकेशन हम एस्टिमेशन थ्योरी के बेसिस पे ही करते हैं, और वो एस्टिमेशन जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वेरीफाई करना ही हमारा यहाँ है। पहले तो रिजल्ट को ऑब्टेन करना है, फिर उसका वेरिफिकेशन है, और इसके बेसिस पे ये डिफरेंस के बेसिस पे ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं इन दोनों के बीच, जो एक्सपेक्ट किए थे वो, जो ट्रुथ, जो रियलिटी है, वो दोनों में डिफरेंस अगर कम है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जो भी स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब है नहीं है सर, तो फिर एक्सेप्ट कर लो, नहीं करो तो बात खत्म हो। ठीक है, यही चीज हमें करना होता है पूरे एस्टिमेशन के लिए। और शायद आप पता नहीं आप लोग इतना पढ़े भी होंगे, क्या क्या पढ़ा है एस्टिमेशन में, बताओ क्या पढ़ रहे हो? हाँ, Point estimation or interval estimation. फाइंड एस्टिमेशन और इंटरवल। ओल्ड क्या बोले पहले वाले इंटरवल के पहले? Point estimation हाँ और interval estimation. ठीक है, उसके पहले उसके पहले हम सिर्फ estimation का definition करते हैं. इसके बाद पॉइंट एस्टिमेशन और एस्टिमेशन जाता है। जैसे देखो कोई बोलता है ना कि जैसे आपने सोचा ना कि 60% मार्क्स लाना है, 70% मार्क्स हमने सोच लिया है, 70% मार्क्स हमें लाना है, तो हो सकता है 90% जा देना कि 70% मार्क्स सोचोगे और एग्जैक्टली 70 आए, ये आएगा नहीं। अब आप सोच लो ना कि 65 to 75% मार्क्स हमें लाना है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप इस रेंज में लाइन करेंगे, हो सकता है। लेकिन अगर आप पॉइंट को जज करने जा रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेंज में आना चाहते हो, तो यहाँ ज्यादा केसेस है कि आप इससे आगे चले जाएंगे या इससे पीछे चले जाएंगे। लेकिन जब आप एक इंटरवल डाल देते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इस रेंज में लाई कर सकते हैं, तो एक्सेप्टेबल रेंज में आने का ज्यादा चांसेस होता है इन केस ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन। और पॉइंट एस्टिमेशन में होता है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर करता है।